हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे, जिसका नाम है मानव संसाधन। ओके बच्चों, मानव संसाधन क्या होते हैं? मतलब कि किसी भी देश को अगर हम देखें, ठीक है, तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो क्या कर रही है, कैसे रह रही है और कौन से संसाधन का किस तरह से प्रयोग कर रही है, या फिर मानव संसाधन कितने हैं, यही पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश फिर कितनी प्रगति कर रहा है। ओके बच्चों, इसमें है क्या बताया गया इस चैप्टर में, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, यानी कि लोग ही सबसे बड़ा साधन है। अगर लोग किसी भी संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, किसी भी संसाधन को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता उस राष्ट्र का। ठीक है, तो लोग ही सबसे बड़ा उसका कर्ताधर्ता होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति तो सबके लिए उपयोगी है, प्रकृति से ही हमें खाने को, पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं से ही हमें खाने को मिलता है, सब्जी, कपड़ा, जो भी कुछ है सब कुछ पेड़ों से ही हमें मिलता है। लेकिन लोग उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा निर्भरता तो लोगों पर है ना, कि लोग उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। पेड़ खड़ा है अब, ठीक है, अब खड़ा है, जब तक उसे मानव को उसका अच्छे से उपयोग करना नहीं आएगा तो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी जो हैं वो मानवीय संसाधन यानी कि मानव के बिना बेकार हैं, कुछ उसका यूज़ नहीं है अगर हम उनका अच्छे से उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, यानी कि हम ही उन्हें अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और बुरे से बुरा बना सकते हैं। उनका यूज़ कैसे होना है ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का उपयोग विकास करते हैं। ठीक है, हम कैसे, किस प्रकार से, किस आवश्यकता को अपनी पूरी कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। ठीक है बच्चों, आगे है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि सब में अलग अलग बटे नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आगे इसमें भारत सरकार के अधीन, याद रखेंगे बच्चों, एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। मानव संसाधन का कब किया था मंत्रालय का निर्माण? 1985 में हुआ था। इससे यह प्रदर्शित होता है, इसका कार्य क्या है कि लोग देश के कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, यानी कि लोग एक देश के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है और किस टाइप से हैं ये इसमें बताया गया है। ओके बच्चों, फिर आगे है जनसंख्या का वितरण, यानी कि जनसंख्या को किस प्रकार बांटा गया है। भूपृष्ठ यानी कि धरती पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। ठीक है, विश्व की में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, यानी कि अलग अलग, हर एक जगह पे अलग अलग है जनसंख्या। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, यानी कि कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ विरल, यानी कि विरल मतलब बहुत दूर दूर, यानी कि खुले खुले हैं, और कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भीड़ सी है। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु मतलब हर एक के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए वहाँ लोग जो हैं बहुत कम रहते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगर हम जनसंख्या के वितरण से बात करें तो बच्चों, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप देख सकते हो, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, फिर थर्ड पे आता है यूएसए का, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, 6 पाकिस्तान, 7 बांग्लादेश, 8 रूस एंड 9 नाइजीरिया एंड 10 जापान। ये जो 10 देश है बच्चों, इनमें विश्व की, अगर हम देखा जाए तो विश्व की 60% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अदर जो देश बचे हैं उनमें ओनली 40% जनसंख्या निवास करती है। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी के पृष्ठ
कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक निश्चित भूभाग पे कितना उसका क्षेत्रफल है और कितनी वहाँ जनसंख्या रहती है, उससे घनत्व निकाला जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी बताया आपको एशिया में है, और एशिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में, और जी अगर वो बात करें उससे कम तो पूर्वी एशिया में, फिर सबसे कम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। ओके बच्चों, फिर आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या को किस प्रकार बांटा जा सकता है। एक देश में पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, जनसंख्या रह रही है, तो वो कैसे निर्भर करती है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यानी कि अगर वहाँ की हम देखें तो वहाँ के भौगोलिक कारक जो होते हैं, यानी कि मिट्टी, जलवायु, ये सब कैसा है, उसके बाद उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब कारक जो होते हैं ये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उसी के ज़रिए वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें सुलभ होती हैं। ओके बच्चों, इसमें सबसे पहले है भौगोलिक कारक। भौगोलिक यानी कि भूगोल की स्थिति क्या है, स्थल आकृति, यानी कि वहाँ की जगह कैसी है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में, यानी कि पर्वत और पठार पे रहने के बजाय मैदानी भागों जिस पे कि हम रहते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से यहाँ पे क्या होता है, ये क्षेत्र जो होते हैं जिस पर हम रहते हैं, मैदानी क्षेत्र पे, खेती के लिए, विनिर्माण यानी कि कुछ भी वस्तु के लिए, और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे आसानी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि एंडीज, एल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल है। यानी कि पर्वतों पे क्योंकि बाढ़ आने का, पर्वत बर्फ जमी रहने का, बहुत ज़्यादा ठंडी होने का, और वहाँ पे खेती भी ज़्यादा नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट अगर हम दूसरा कारण देखें इसी का ही भौगोलिक कारक का जनसंख्या को रहने के लिए, तो एक देश की जलवायु भी बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट डालती है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, चरम यानी कि ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ऐसे वाली जगह पर नहीं रहते हैं लोग, क्योंकि सहारा मरुस्थल अभी मैंने मतलब आपने पहले पढ़ा होगा, सहारा मरुस्थल जो देश का सबसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है बच्चों। वो क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूखा है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है, तो वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। रूस के ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। कनाडा और अंटार्कटिका में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए लोग वहाँ भी रहना पसंद नहीं करते। यानी कि जलवायु से क्या तात्पर्य होगा, जहाँ की जलवायु हमारे मतलब हम जहाँ की सहन कर सकते हैं, जहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है मृदा, यानी कि मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं, यानी कि मिट्टी ही एक देश की पूंजी होती है, वहीं से कृषि की जा सकती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है जल भी इफेक्ट डालता है रहने पर। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी कि जिनमें लवण की मात्रा कम होती है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है खनिज। खनिज एक देश के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं बच्चों, जहाँ जितना खनिज होगा वो देश उतना ही तरक्की करता है। ठीक है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ओके बच्चों, फिर आगे है नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़े हैं भौगोलिक कारक, अब हम पढ़ते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब किससे होता है बच्चों, व्यक्ति की आय से, व्यक्ति के खर्चों से। ठीक है, औद्योगिक जैसे क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर मतलब अगर हम औद्योगिक कुछ भी करते हैं, औद्योगिक कार्य पैसा कमाने के लिए, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी
इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है? अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में किस प्रकार लगातार परिवर्तन हो रहा है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यानी कि हर एक देश की हर एक साल जनसंख्या उतनी रहती है, वो घटती बढ़ती थोड़ी बहुत रहती है। यह कहीं गुना बढ़ गई है, जैसे 6.3 में दिखाया गया है। बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये 100 मिलियन थी, 170, 265, अब कितने से कितनी पहुँच रही है, यानी कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। पहले क्या था बच्चों, किसी भी मतलब बीमारियों का इतना ज़्यादा इलाज नहीं था, तो मतलब किसी को कोई भी बड़ी सी बीमारी हुई तो वो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में वैज्ञानिक युग है, तो सब चीज़ों का इलाज हो सकता है, सब बीमारियों का। इस कारण से मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। ओके बच्चों, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, यानी कि खेती भी थोड़े बहुत लोग करते थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना, यानी कि नई नई औषधियों का विकास हुआ तो जिससे मृत्यु दर कम हो गई, और खाने की क्षमताएं बढ़ी तो खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खाने की मतलब कृषि होने लगी अच्छे से, तो खाद्य आपूर्ति अच्छे से होने लगी, जिस कारण मृत्यु नहीं हुई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है, यानी कि जन्म दर बढ़ता जा रहा है, लोग जन्म ज़्यादा लेते जा रहे हैं। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की जनसंख्या में मापा जाता है, यानी कि 1000 पे निकाला जाता है। और मृत्यु दर को भी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से मापा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं बच्चों? एक निश्चित क्षेत्र पे मतलब हम कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर कोई और आ रहा है, उसे प्रवास कहा जाता है। जन्म मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो प्राकृतिक, यानी कि उसे प्रकृति से कितनी सहायता मिल रही है, ये सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे इफेक्ट डालता है। ओके बच्चों, फिर आगे है प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, उत्प्रवासी यानी कि जो हमारे देश से अमेरिका जाके रहने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उत्प्रवासी। और मान लिया अमेरिका से हमारे यहाँ कोई आके रहे तो उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी। ओके बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है, यानी कि यहाँ से मतलब जो लोग हैं वो बाहर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों के से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। फिर है जनसंख्या में परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि दर अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, यानी कि वहाँ पर कम हुई है। ओके बच्चों, फिर आगे है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन को हम कैसे देख सकते हैं? किसी देश की जनसंख्या कितने भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर
नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने वसीय देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं हर तरह से। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ओके बच्चों, फिर आगे जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने स्त्रियां हैं, यानी कि जनसंख्या का संगठन हम देखते हैं पिरामिड बनाकर। वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार से के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, यानी कि 5 साल के कितने हैं ये इसमें देख सकते हैं और 14 साल के कितने हैं ये इसमें देख सकते हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं, यानी कि इधर पुरुष हैं और इधर वाले स्त्री हैं। ओके बच्चों, फिर आगे हम पढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है। देखो 15 वर्ष से नीचे हैं ये, ठीक है ना। फिर आगे है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखो ये मतलब थोड़े बड़ा होते जा रहे हैं, ये तो नीचे हो गए बच्चों की, फिर ये वाले हो गए वृद्ध, मतलब बीच के लोग हो गए, फिर इसके ऊपर जाके वृद्ध हो गए, यानी कि वृद्ध जो होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। और जन्म यानी कि छोटे बच्चों का जन्म ज़्यादा होता रहता है तो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, वो पिरामिड का रूप ले लेती है। ओके बच्चों, फिर आगे है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग होते हैं आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है, यानी कि आधार पर चौड़ा है दिख रहा है, और उस पर तीव्रता से संकरा होता जाता है, यानी कि ऊपर जाएगा तो नेड़ा यानी कि कम होता जाएगा, संकरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, यहाँ पर बच्चे तो जन्म ले रहे हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवावस्था काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया, यानी कि केन्या एक जगह है, केन्या के पिरामिड्स को दर्शाया गया, यानी कि जन्म तो बहुत सारे ले रहे हैं बच्चे, उसके बाद जब मृत्यु होने की आती है तो उसमें से कुछ जिंदा रहते हैं और मृत्यु इतनों की होती है, यानी कि वृद्ध इतने रह जाते हैं, ठीक है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे देशों में कम हो रहा है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, यानी कि यहाँ से कम है 20 से, ठीक है, मतलब यहाँ से चौड़ा है, और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई शक्ति है, यानी कि यहाँ पर युवा लोग ज़्यादा हैं, बच्चे भी कम हैं, बूढ़े भी कम हैं, यहाँ पे युवा लोग ज़्यादा है। भारत की स्थिति है बच्चों, कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड संकरा है, यानी कि जापान का पिरामिड है संक्राय घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है किसी देश के युवा होना, यानी कि उस देश में युवा कितने हैं वही अच्छे कार्य कर सकते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, दिख रहा है ना बच्चों। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।